गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 12 जो है पानी की कहानी वो पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, पानी की कहानी जो कि आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई एक कहानी है, जो पानी बनने की जो प्रोसेस है कि पानी कैसे बना, उसकी कहानी जो है एक बूंद बता रही है। इस अध्याय में एक बूंद जो है अपनी कहानी बता रही है कि उसका जो जन्म है, जो आज वो जिस फॉर्म में हमारे सामने है, वो कैसे आई, वो सारी बातें हमें आत्मकथात्मक शैली में इसमें बताई गई है। अर्थात इसमें जो लेखक है रामचंद्र तिवारी और बूंद, उन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है, संवाद होता है, और वो दोनों एक दूसरे को प्रश्न करते हैं और उत्तर देते हैं। तो वही संवाद शैली में जो है ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई एक पानी की कहानी है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आगे बढ़ा ही था। मैं मतलब यहाँ कौन है? लेखक। मैं यहाँ लेखक हैं, जो कि मैंने आपको क्या नाम बताया लेखक का? रामचंद्र तिवारी। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। जो आपको पता है, छोटी छोटी जो उसकी बूंदें होती है, उसके लिए कहा जा रहा है कि जब लेखक बेर की झाड़ी पर से पास से वहां से जा ही रहे थे, तो एक बूंद जो है उनके हाथ पर आ गई। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरे कलाई पर से सरककर हथेली पर आ गई है। कि कलाई से यूं जो है कलाई पर थी और सरकते सरकते वो हथेली पर आ गई बूंद। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। सितार के तारों की सी यानी कि कुछ ऐसे आवाज, जैसे दूर कोई सितार बज रहा और उसका साउंड हमें सुनाई दे, वैसा ही लेखक को सुनाई देने लग गया। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा, कि कोई दूर सितार बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है, और यह स्वर हथेली में कौन थी? बूंद थी। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं। मतलब वो जो बूंद जब यहाँ कलाई से लेकर हथेली पर आई, तो वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो गई, यानी कि उसकी दो पार्ट बन गए। तो वो जब आपस में टकरा रहे थे और दोनों हिल हिल कर जो है वो स्वर उत्पन्न कर रहे थे, जो उसको कैसा प्रतीत हो रहा था? जैसे क्या बज रहा हो? सितार बज रहा हो मानो। और ये स्वर उत्पन्न कर रहे थे दोनों बूंदे जो आपस में टकरा टकरा के, उनको ऐसा लग रहा था कि मानो कोई वो बोल रहे हों। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। ये कौन बोल रहा था? बूंद बोल रही थी। हाँ, बिल्कुल मानवीकरण किया गया है बूंद का। वैसे जनरली बूंद बोलती नहीं है, लेकिन हमारे हिंदी में क्या है, एक नया अलंकार आया है, मानवीकरण अलंकार। इसमें क्या है, प्रकृति से भी, प्रकृति रो रही है, प्रकृति बोल रही है। तो मतलब क्या है कि यहाँ मनुष्य से उसकी मनुष्य के जो क्रियाकलाप होते हैं ना, वैसे ही प्रकृति से करवा दिए जाते हैं, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ बूंद भी जो है ऐसे बोलती नहीं है, लेकिन मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करने के कारण बूंद को यहाँ बुलवाया गया है, और वो एक मनुष्य के समान लेखक से बातें कर रही है। अब मुझसे रहा न गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। वो उनसे क्या बोली कि मैं ओस हूँ, अपना परिचय देने लगी। ये देखो लेखक है हमारे सामने, और ये देखो ये बूंद दिख रही है सभी को। हाँ हाँ, तो और ये झाड़ी है ही, बेर की झाड़ी जो है, उसके यहाँ से लेखक जब गुजर रहा था तो उनकी हथेली पर एक बूंद गिर गई थी आकर। मैंने कहा, उसने कहा कि मैं ओस हूँ। उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम ओस हो, उसकी बूंद हो। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। उसने कहा मालूम है भाई, हाँ उसकी बूंद पानी से ही बनती है, तो तुम्हें जल या पानी कहेंगे। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं बेर के पेड़ से आई हूँ तुम्हारे हाथ पर। झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? कि बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है जो तुम मेरे यहाँ पर आ गई? वो उससे बात करते हैं।
अब जो है बूंद को लगा कि ये तो मुझे झूठा समझ रहा है, इसलिए वो अपना परिचय देते हुए उससे बातें करने लगी। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो, क्योंकि लेखक को तो अविश्वास हो रहा था ना कि बेर की झाड़ी से कोई फुव्वारा थोड़ी निकलता जो तुम वहां से आई हो। हाँ, वो वहीं उससे जब उसने जैसे ही वो वहां से निकला तो उसको आवाज आई तो वहीं ठहर गया, तो वो बूंद से बातें करने लग गया रास्ते में। अब बूंद उनको कह रही है, सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी कि पेड़ के जमीन के अंदर में मतलब पानी होता है, तो वो बता रही है कि मैं इस पेड़ के आसपास की जो भूमि है, जमीन है, उसके ऊपर बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि जो छोटे छोटे कण हैं मिट्टी के, उनका हृदय टटोलती फिरती थी, अर्थात इधर उधर घूम रही थी मैं। फिर एकाएक पकड़ी गई। पकड़ी गई कहने का मतलब है कि जब पेड़ होता है उसकी जड़ें इतनी गहरी गई हुई होती है, तो वो पेड़ जो है पानी कहाँ से लेता है, वो जिंदा कैसे रहता है, पानी से ही तो रहता है। इसीलिए वो जो आसपास में जो पानी होता है उसको, उसके जो रोए होते हैं जड़ों के, वो उसको सोखते रहते हैं, जिससे वो जिंदा रहता है। तो वो कहती है कि मैं पकड़ी गई, कहने का मतलब है कि पेड़ की जड़ों के द्वारा मैं पकड़ी गई। कैसे, मैंने पूछा कि तुम कैसे पकड़ी गई, तो वो बताती है, वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। कोई भी पेड़ जो बाहर से इतना बड़ा दिखता है, वो जमीन के नीचे भी उतना ही बड़ा होता है, मतलब उसकी जड़ें जो है बहुत दूर दूर तक फैली हुई रहती है। इसलिए वो बता रही है कि जो बाहर से जो पेड़ दिख रहा है वो अंदर भी उतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा रूट्स का चैप्टर, उसमें आप देखते हो टैप रूट, फाइबर रूट पढ़ते हो ना, साइंस में पढ़ा होगा तुमने छोटी क्लासेस में। तो हाँ, 7th 6th 7th में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि रूट होती है, जड़ होती है, उसके रोए भी होते हैं छोटे छोटे, है ना, साइड से छोटी छोटी रूट निकली हुई होती है। तो वो कह रहे हैं कि इतनी छोटी बड़ी और ये अलग अलग तरह की जड़ें होती है, वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। जो साइड में जो बड़ी बड़ी जड़ों के साइड में जो छोटे छोटे रोए निकले हुए होते हैं, वो बड़े ही निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। अब वो बताती है कि मुझ जैसे बहुत सारे कण इस पृथ्वी पे मौजूद है, भूमि के अंदर पानी के कण मौजूद है, लेकिन उनको जो रोए होते हैं अर्थात जो जड़ें जो फैली हुई होती है, उनके जो रोए हैं वो उनको खींच लेते हैं दूर दूर से। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं, कि कहने का मतलब है एकदम सोख लेते हैं, क्योंकि सूखे पेड़ होते हैं तो वो दूर दूर से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह से जिंदा रहते हैं। तो वो कहते हैं कि कुछ को तो खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं, कि पेड़ उनसे जो है पानी की बूंदें लेगा। फिर उसके बाद में जो ओस की बूंदें आ जाती है पत्तियों पे, वो उसी से तो आती है, पेड़ से ही तो आती है, उसकी पत्तियों से निकल कर, उसके जो छोटे छोटे रोम होते हैं उनसे निकलती है। तो वो बता रही है बूंद कि कुछ को तो बाहर निकाल देते हैं। उनमें से एक कौन थी, पानी की बूंद भी थी जो बातें कर रही थी। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा, मतलब उसको गुस्सा आ रहा था ऐसे कि पेड़ है ना हमारे साथ इतना गलत करते हैं, इसलिए वो गुस्सा भी आ रहा था और वो घृणा भी कर रही थी। किससे, पेड़ से, कि पेड़ हमारे साथ ऐसा करते हैं। और उसका शरीर कांप उठा, अर्थात गुस्से से, आपको पता ही है शरीर ऐसे कंपन करने लगता है, तो ऐसा ही बूंद के साथ हुआ। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं, कि तुम क्या यही ऐसे ही सोचते हो कि हमारा जो बलिदान है वो व्यर्थ ही जाता है। ये पेड़ जो खड़े हैं ना आज हरे भरे इतने बड़े बड़े पेड़, वो किसके पीछे खड़े हैं, हमारे पीछे खड़े हैं। हमारे मीन्स बूंद के पीछे, यानी पानी के पीछे खड़े हैं। अगर उनको पानी नहीं मिलेगा पेड़ों को तो वो सूख के जो है टूट जाएंगे। उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। असंख्य बंधु यहाँ कौन है, जो इतना सारा पानी है, जो पानी की बूंदें हैं, वो अपने बंधु बता रही है पानी को, प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। और बूंद जो है अपनी कहानी किसको सुना रही है, लेखक कौन है, हाँ, वो उनसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और बूंद अपनी दुख भरी दास्तान जो है किसको सुना रही है, लेखक को सुना रही है। हाँ, उसके हाथ पे हथेली पे बैठी है और उससे बातें कर रही है। हाँ तो मैं भूमि के, आगे सुनो, हाँ तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी।
वो बताती है कि मेरे साथ स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मैं भूमि के खनिजों को, वही जो मिनरल्स होते हैं धरती के अंदर, उनको जो है अपने शरीर में घुलाकर, यानी कि वो बूंद जो है पानी मिट्टी में ही तो थी, तो वो उसमें इधर उधर घूम रही थी अपने बंधुओं के साथ में, आनंद से घूम रही थी कि दुर्भाग्यवश कि मेरा भाग्य ही खराब था कि एक रोए से मेरा शरीर छू गया। जो फाइब्रस रूट होती है, जो जिसमें जैसे ऐसे एक तो बड़ी रूट होती है ऐसे बड़ी बड़ी, लेकिन इनके छोटी छोटी जो होती है ना यूं यूं, इनके अंदर ये जो जड़ें होती है ये जो है बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती है। और फिर वो जो है वो बताती है कि मैं जो है उस रोए से छू गई, इस वजह से मेरा शरीर छू गया। अब छू गया इसका मतलब है कि उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। मैं कांपी भी कि भाई मैं अब शायद अब जिंदा ना रहूं। हाँ, दूर भागने का प्रयत्न किया। मैं बता रही हूँ कि वो मानवीकरण अलंकार है, इसमें वो मनुष्य की तरह अपना बता रही है सारी प्रोसेस की उसके साथ क्या क्या हुआ, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। और वो बता रही है कि जैसे जड़ों ने बूंद को, पानी को पकड़ लिया तो वो वापस छोड़ेंगे नहीं, वो अपने आप में खींच लेंगे शरीर उसके, अपने शरीर के अंदर, अर्थात पेड़ जो है अपने आप में उसको खींच लेता है। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ, लेखक बड़े उत्सुकता से उसको पूछे जा रहा था कि इतनी बड़ी कहानी, इस बूंद की इतनी बड़ी कहानी है। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा, मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी कि हाँ भाई ये प्रोसेस होती है, जरा मुझे भी तो पता लगे। मैं कोठरी में बंद कर दी गई। अब वो बता रही है, अब कोठरी यहाँ क्या है, ऐसा तो है नहीं कि कोई घर है अंधेरा उसमें उसको डाल दिया, ऐसा नहीं था। कोठरी यानी वो जो पेड़ था उसका तना धीरे धीरे वो अपने आप में खींच लिया ना उसने। तो वो कह रही है कि मैं कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है, यानी कि बहुत सारा पानी उसने खींच लिया ना अपने अंदर। तो अब एक बूंद थी, वो सबसे पहले पकड़ी गई, उसके बाद उसके बंधु भी लपेटे में आ गए सारे। तो ऐसे करके उसको ऐसा लगा कि उसको पीछे से कोई धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, कहने का मतलब है कि जो और बूंदे थी, पानी था, वो भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। भाई बहुत सारा पानी चाहिए पेड़ को पीने के लिए, तो वो जो पहली बूंद थी वो खिंचती चली गई, खिंचती दबती चली गई और पानी आगे आता रहा। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी और आगे की जो बूंदें थी जिसके सहारे पेड़ जीवित था वो उसको हाथ पकड़ के मानो खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। अब वो बता रहा कि जो पानी की बूंद ऊपर से ले रही थी और नीचे से मुझे दबाव लग रहा था, तो इस तरह से मैं बीच में इन दोनों के बीच में पिस गई। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसद भोगती रही है। वो बता रही है कि मैं 3 दिन तक यही प्रोसेस चलती रही, मतलब सांसद यानी बहुत कष्ट मैं भोगती रही, बहुत कष्ट या बहुत तकलीफ में भोगती रही। वो अपने आप को बता रही है ना कि मैं पिस गई बीच में, उसको अच्छे से सांस नहीं ले पा रही थी खुले में वो, इसलिए वो अपने आप को ऐसा बता रही है कि मैं इतनी सांसद भोगती रही, कष्ट भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। अब वो देखो लास्ट में उसने बता दिया है कि मैं पत्तों के नन्हे नन्हे जो छेद होते हैं, आपने देखा होगा लीफ में छोटे छोटे पोर्स बने हुए होते हैं, छेद बने हुए होते हैं, उनसे वो बता रही है कि मैं वहां से निकलकर भाग चली और मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, कि पत्ते पर उसकी बूंद आएगी, सुबह सूर्योदय होगा, फिर क्या होगा, वो वेपर बनके वाष्प बनके उड़ जाएगी ना बूंद। तो उसने यही सोचा था कि मैं पत्ते से बाहर निकलूंगी और फिर उसके बाद जैसे ही सूरज उगेगा और मैं सूरज की रोशनी से मुझे ऊर्जा मिलेगी और मैं उड़ चलूंगी। परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पत्ते तक पहुंची रात हो गई थी। अब रात में तो सूरज आने से रहा, और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर, कि आपको पता है जब मॉइस्चर होता है, थोड़ा नमी होती है हमारे वातावरण में, तो क्या होता है, वो ओस की बूंदें होती है, छोटी छोटी बिल्कुल बारीक ओस के कण होते हैं जो आसमान में ऐसे वायुमंडल में उड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से नमी रहती है थोड़ी। तो इसलिए अब वो हल्के हल्के थे जो उड़ गए, लेकिन वो ओस की बूंद क्या है, अब सूरज की धूप होती है तब तो वो उड़ जाती, लेकिन रात का समय हो गया था इसलिए सूरज नहीं था तो उसको उड़ने की शक्ति भी नहीं मिल पाई। अब वो कहती है कि मैं अपने भाग्य पर भरोसा करके और पत्तों पर ही सिकुड़ी हुई पड़ी रही।
अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई। अब वो कह रही है, लेखक को कह रही है, तुम्हें यहाँ कौन है? लेखक खुद है। वो उनको बता रही है कि मैं तुमसे जैसे ही मिली थोड़ी मेरी जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। और तुम इधर से निकल रहे थे तो मैं तुम्हारे मुझे लगा कि शायद मैं पूरी रात भर में पता नहीं इधर उधर कहाँ जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि वापस जो है बूंद नीचे गिर जाऊं मैं धरती पर और वापस धरती से सोख ली जाऊं। इसलिए वो कहती है कि मैं तो तुम्हारे हाथ पर ही कूद पड़ी अपनी रक्षा के लिए। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लेखक कह रहे हैं कि जो बूंद ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो मैं बड़ा ही इमोशनल हो गया ऐसी कहानी सुनकर। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू न सकेगा। अब वो उसको कह रहा है कि तुम मेरे पास सेफ हो, सुरक्षित हो भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। अब वो उसको अपना भैया बोलते हुए कह रही है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा जीवन बचाया है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। अब वो बता रही है कि मैं रक्षा सिर्फ इतनी देर तक चाहती हूँ जब तक सूर्योदय न हो जाता है। उसका दर्शन करते ही मुझे उड़ने की शक्ति आ जाएगी कि जैसे ही सूर्योदय होगा मैं जो है उसकी ऊर्जा से, जैसे ही मेरे ऊपर उसकी ऊर्जा पड़ेगी मैं भाप बनकर उड़ जाऊंगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। अब वो अपना जीवन के बारे में बताती है कि बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं मेरे जीवन में। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनक भी न दुखेगा। कि वो हाथ पर बैठी है ना बूंद, तो वो कह रहा है कि जब मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊंगी तो तुम्हें, जो मैं तुम्हारे ऊपर बैठी हूँ, वो दुखेगा भी नहीं तुम्हारा हाथ इससे, मेरे बोझ से। देखो कैसा मानवीकरण किया है। ओस की बूंद से भला किसका हाथ दुखता है। अच्छा सुनाओ। अब जो है बूंद अपनी स्टार्टिंग से कि कब उसका जन्म हुआ, कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ, वो सारी कहानी जो है वो सुना रही है। हाँ, आप खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, किसकी कहानी पढ़ रहे हैं? एक बूंद के बारे में। कौन, हमें इसके लेखक कौन है? हाँ, और किसकी कहानी पढ़ रहे हैं हम? हाँ, सिट डाउन। जो हम पानी की कहानी सुन रहे हैं जो हमें एक बूंद बता रही है। अब वो देखो कैसे, ये सब आप साइंस में भी पढ़ते हो इसलिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे यानी जो पूर्वज हैं उनके लिए बता रही है। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, जो तुम पढ़ते हो। पानी को क्या कहते हैं साइंस में? H2O ही होता है ना, H2O ही पानी होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना। हाइड्रोजन और ओजन यानी ऑक्सीजन, कि मेरे पुरखे जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके पानी बनता है, आपको पता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। अब वो बता रहा है, बूंद बता रही है कि मेरे पुरखे जो थे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम की दो गैसें जो है इस एटमॉस्फेयर में, इस जो है सूर्यमंडल में लपटों के रूप में अर्थात आग के रूप में पहले विद्यमान थी। फिर क्या हुआ? सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। पहले क्या था? हमारी पृथ्वी भी क्या थी? आग का एक गोला थी। पहले हमारी पृथ्वी जैसे हम रह रहे हैं, जो मनुष्य जीव यहाँ सरवाइव कर रहे हैं, ऐसी नहीं थी हमारी पृथ्वी, ऐसे नहीं थी। हमारी पृथ्वी पर पहले कोई नहीं रहता था, वो निर्जन थी, कोई मनुष्य कोई प्राणी यहाँ नहीं रहता था, ये सिर्फ आग का गोला थी। बाद में एक बहुत बड़ी जो है केमिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद ये ठंडी हुई है, उसके बाद ये सब चेंज हुआ है। तो ये बता रही है अपनी स्टोरी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, कि सूर्य जो है वो भी आग का गोला था और हमारी पृथ्वी भी कहा जाता है, अभी ये बूंद हमें बताएगी कि हमारी पृथ्वी भी उस सूर्य का ही एक पिंड है, एक टुकड़ा है। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे उस समय पे, जो प्लेनेट्स हैं ये सब अलग अलग ये सब बन रहे थे उस समय में। पूरा सब तरफ आग ही आग थी, आग का गोला जैसा था और बाकी कुछ नहीं था यहाँ पर। फिर धीरे धीरे जो है प्रोसेस होती गई और ग्रह उपग्रह बनने लगे। ठहरो,
क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? अब लेखक उससे सवाल करते हैं कि अब जो सूर्यमंडल है हमारा, उसमें तुम्हारे पुरखे नहीं है क्या? फिर वो कहती है, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। कहने का मतलब है कि अभी भी हमारे वंशज जो है उनमें है भयानक लपटों में, क्योंकि हाइड्रोजन उसमें भी होती है, ऑक्सीजन उसमें भी होती है। तो वो बता रही है कि आग की लपटों में आज भी है, उससे अपना मुख उज्जवल किए हुए हैं, अर्थात उससे प्रकाशमान है वो। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। वो पुरखों की बात बता रही है। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड, यानी कि बहुत बड़ा जो प्रकाश पिंड, मतलब एक प्रकाश का यानी एक चमकता हुआ जो पिंड था, गोला था, बहुत ही बड़ा विशालकाय दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी, अर्थात बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर, हमारी आंखों के आगे बहुत ज़्यादा फ्लैश कोई करता है तो हमारी आंखें यूं ऐसे चौंधिया जाती है ना, तो वैसे ही जब बहुत बड़ा आग का गोला हमारी सूर्यमंडल में आग की तरफ आ रहा था तो सबकी आंखें चौंधिया गई कि शायद अब तो हम नष्ट हो ही जाएंगे इससे टकराकर। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था, कि कोई भी चीज, बड़ी चीज हमारे पास आती जा रही है तो पास में आते आते बहुत बड़ा विशाल रूप उसका हमें दिखाई देने लगता है। ऐसा ही उनके साथ हुआ। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था, सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। जो प्रकाश का पिंड जो था, जो आ रहा था, वो बहुत ही बड़ा था, विशालकाय था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा, मतलब वो सूर्य की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और उसकी तरफ बढ़ रही थी, तो सूर्य भी कांप गया कि अब तो शायद मेरा अस्तित्व भी ना रहे। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा, कि पिस जाएगा, एकदम पाउडर बन जाएगा वो, तो ऐसा इतने बड़े आग के गोले से टकराएगा। तो वैसा न हुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, यानी कि हजारों मील दूर, सूर्य के पास नहीं पहुंचा, वो हजारों मील दूर था, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, घूम गया वो। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति, लेकिन उसकी जो आकर्षण शक्ति थी, सूर्य को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर थी, शक्ति थी, उसके कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। तो सूर्य का एक टुकड़ा टूट गया और उस प्रकाश पुंज जो था बड़ा, उसी के अंदर मिल गया। और फिर सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल नहीं सका। सूर्य से तो वो टूट गया, अलग हो गया, लेकिन उस प्रकाश पिंड की तरफ वो खिंचा चला आ रहा था, लेकिन वो अच्छे से खींच नहीं पाया और वो बीच में ही छूट गया उससे। और फिर क्या हुआ? और फिर कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा क्या है? हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ है जिसपे हम रहते हैं। एक टुकड़ा है जो सूर्य के, एक पिंड निकला हुआ है सूर्य से, जो आकर्षण शक्ति के कारण, उस जो बड़ा प्रकाश पिंड था उसके आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से टूट गया, लेकिन वो उसके जुड़ भी नहीं पाया और बीच रास्ते में टूट के बिखर गया और उससे अलग अलग पुंज बने, जिनमें से एक टुकड़ा जो है पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। हमारी पृथ्वी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी जो है शुरुआत में ऐसी नहीं थी जैसी अभी है। काफी लाखों, हजारों, लाखों साल बीत गए उस प्रोसेस को हुए और धीरे धीरे जो है ये सब चेंज आया है। रासायनिक क्रियाओं की वजह से ऐसा चेंजेस आया और फिर उसके बाद ये पानी और ये सब बने हैं। पहले तो एक क्या थी? एक आग का बड़ा सा गोला थी हमारी पृथ्वी भी, सूर्य से टूटा हुआ एक अंश ही है ऐसा। परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? अब वो कहते हैं कि तुम तो पूरी लपटों में से आई हो, आग से आई हो, फिर तुम पानी कैसे बन गई? मुझे ठीक पता नहीं है। वो बताती है कि मुझे ढंग से पता तो नहीं है मेरी पूरी प्रोसेस, लेकिन हाँ ये सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, लेकिन जो आग का गोला था वो धीरे धीरे क्या है, समय के परिवर्तन, समय के साथ सब चीजें परिवर्तित हो जाती है। वैसे ही जो है मैं भी, जो आग का गोला था, हमारी पृथ्वी आग का गोला था, धीरे धीरे उसमें रासायनिक क्रियाएं होती चली गई और वो आग जो है ठंडी हो गई। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले, ये अरबों खरबों वर्ष पहले की बात है, मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन तो क्या है? हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन, उनके रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूं। कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रासायनिक क्रिया हुई तो क्या बना? पानी बना।
उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है कि जो प्रत्यक्ष अस्तित्व था कि अलग हाइड्रोजन और अलग ऑक्सीजन, ऐसा अस्तित्व उन्होंने गंवा दिया और दोनों मिल गई। और दोनों मिलने से क्या हुआ, मुझे उत्पन्न किया उन्होंने। फिर दोनों ने मिलकर रासायनिक क्रियाएं की। अब अलग अलग केमिकल्स मिलते हैं तो थर्ड प्रोसेस हो ही जाती है ना, ऐसे दो केमिकल को मिलाएंगे तो कुछ तीसरा बनेगा। तो ऐसे ही जो है इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काफ़ी अरबों साल बाद में धीरे धीरे जो है उनकी प्रोसेस होती गई और फिर वो उन्होंने क्या किया, मुझे उत्पन्न किया, अर्थात पानी उत्पन्न हुआ। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। पहले क्या था, वेपर, भाप के रूप में चारों तरफ घूम रही थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। अब भाप जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पृथ्वी, पहले आपको पता है कि अभी भी कितने ग्लेशियर्स हैं और अभी भी पृथ्वी पर कितना परसेंट पानी, कितना परसेंट है, हाँ 71-72% वाटर है हमारी अर्थ पे, है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट, है ना, नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, इसीलिए कहते हैं। तो पानी इसीलिए ज़्यादा है। पहले क्या है, सब तरफ पानी ही पानी था, लेकिन धीरे धीरे जो है प्रोसेस होती गई और फिर वो बता रही है कि उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैं ठोस बर्फ के रूप में मैंने पाया अपने आप को। पहले मैं भाप के रूप में थी, फिर मैं अपने आप को एक लंबी प्रोसेस के बाद मैंने देखा कि मैं अपने आप को ठोस रूप, और ठोस रूप क्या होती है, पानी का ठोस रूप क्या होता है, बर्फ। तो उसने बर्फ के रूप में अपने आप को पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। वो बता रही है कि भाप रूप में थी मैं और बर्फ रूप में थी, लेकिन फिर बूंद रूप में आई, मतलब एक तरह से बहुत छोटा हो गया उसका शरीर। कहने का मतलब है कि पहले विशालकाय था, फिर बर्फ जब मेल्ट होती है तो क्या होता है, पानी में बन जाती है। या फिर हम जो है, जब बहुत सारा पानी होता है, जो मेल्ट हो वो बर्फ बनता है तो छोटे रूप में आ जाता है। तो वो बता रही है कि मैं 17वां भागी अब रह गई थी। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे, कि जो वो भाप रूप में थी वो धीरे धीरे उसका छोटा अंश, मतलब भाप रूप में बहुत बड़े रूप में होती है, और 17वां अंश किसको बता रही है, बर्फ को बता रही है कि मेरे असंख्य साथी, यानी कि जो भाप रूप में वायुमंडल में मौजूद थे, अब वो किस रूप में बन गए हैं, बर्फ रूप में बन गए हैं। वो कौन सा हिस्सा बता रही है बर्फ को, भाप का 17वां हिस्सा होता है बर्फ, ऐसा वो बता रही है। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था, कि पहले जो है चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था, और फिर जब बर्फ पर सूर्य की पीली पीली जो किरणें आती है, सुबह की लालिमा युक्त जो किरणें आती है, वो उससे क्या है, बर्फ कैसे, अभी आपने देखा होगा कि हिमालय के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि हिमालय भी बर्फ से ढका रहता है ना, और उसके ऊपर सूर्य की किरणें जब पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सोने के जैसे चमकने लगती है बूंदें दूर से बर्फ पे। जब हम लाइट का फोकस डालते हैं तथा सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो बड़ी ही चमकदार और सुंदर दिखाई देती है। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे, कि उनको ऐसा लगता था कि हम भी जो है भाप बनकर फिर से आसमान में उड़े, ऐसे उनके साथियों की इच्छा होती थी। अर्थात वो पानी के ही बारे में बात कर रही है। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का, वो अपने पुरखों की बात बता रही है। अभी तो कितने दिनों तक, उसने कहा कि कितने दिनों तक ऐसा होता रहा कि बर्फ ही पड़ी रही चारों तरफ, और जो है इस तरह से तुम बर्फ के रूप में ही मौजूद रही इस धरती पर। तो उसने कहा कई दिनों तक ऐसा हुआ ये, तो अब वो बता रही है कि कई लाख वर्षों तक ऐसा ही रहा कि वो बर्फ के रूप में ही विद्यमान रही। हाँ, चौंको नहीं कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। 100-200 साल तो दाल में कितना सा नमक डलता है उतने से भी नहीं है। अर्थात मैं काफी लंबी प्रोसेस से मैं इस रूप में आई हूँ। बर्फ धीरे धीरे मेल्ट हुई, फिर उसके बाद समुद्र बने, है ना, इस तरह से वो अपना सारा जीवन बता रही है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना। दीर्घजीवी
जिसने लंबी आयु प्राप्त, दीर्घ यानी बड़ा या लंबी, और जीवी यानी जीवित रहने वाला, जो लंबे समय तक जीवित रहे, दीर्घायु जिसकी हो। और वो कौन थी? बूंद अर्थात पानी। तो वो उससे वार्तालाप अर्थात बातचीत करते हुए, वार्तालाप मतलब बातचीत, जब हम किसी से बात करते हैं तो उसको वार्तालाप कहते हैं हिंदी में। तो वो बातचीत करते समय अपने को धन्य माना। उसने सोचा कि मैं इतनी जो दीर्घजीवी से बातचीत कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली, अर्थात उसका रेस्पेक्ट जो था उसके लिए और ज्यादा बढ़ गया। हाँ, तो अब जो है आगे बूंद बताती है, हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो, सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? वो बता रही कि एक दिन क्या हुआ कि शांति से हम बैठे थे, अर्थात बर्फ बनी हुई थी, तो एक दिन हवा के खेलने की कहानियां सुना रहे थे कि ऐसा हुआ कि मानो हम कुछ सरक रहे हो, अर्थात वो मेल्ट हो रही थी, धीरे धीरे पिघल रही थी, सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगा कि अब क्या होगा, हमारा अस्तित्व फिर से खत्म हो जाएगा। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। धीरे धीरे जो है वो नीचे वाले जो भाई दब रहे थे, वो बर्फ जो है किस रूप में परिवर्तित हो रही थी? पानी के रूप में। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। इस तरह से बूंद जो है अपनी कहानी लेखक को सुना रही है, और आगे जो है वो अपनी सारी दास्तां बता रही है, अपने पूर्वजों की कहानियां सुना रही है। इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि बूंद किस तरह से लेखक को अपनी जो पुरखों की जो कहानियां है वो सुना रही है। अब हम अगले वीडियो में आगे जो है पार्ट 2 में इससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।